मेरे पास 2 गाड़ियाँ रही हैं। एक 2012 में बेची है और एक जो है मैंने 2017 में बेची। अब वो दोनों गाड़ियाँ आज जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो वो मेरे नाम पे ही दिखाई दे रही हैं। मतलब उन लोगों ने आज तक वो गाड़ी अपने नाम पे करवाई ही नहीं, और अब जबकि ये पहला चालान मुझे मिल चुका है और जो गाड़ी अभी मैं चला रहा हूँ, अगर वो मैंने किसी वजह से गलती की तो मैं लायबल ठहरूंगा फुल चालान को पे करने का, जो कि मेरी गलती भी नहीं होगी। मेरी पहली गलती तो उसूली तौर पे माफ़ होनी चाहिए थी। सोचिए 13 साल पहले आपने एक गाड़ी बेची हो, 2025 में आज अचानक उसका ई चालान आपको मौसूल हो तो कैसा लगेगा। मेरे साथ आज एक शहरी मौजूद हैं जिनके साथ यही मसला दरपेश आया है। 2012 में अपनी गाड़ी बेची थी और उस वक्त मैंने उनसे जो सेल सर्टिफ वो होता है, सेल रसीद और डिलीवरी चालान, ये सारी मैंने चीज़ें उनके साथ शेयर की थी। अजम्पशन ये थी कि वो अपने टाइम पीरियड में वो अपने नाम ट्रांसफ़र करा लेंगे। इस बात को अब अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है। अचानक एक दिन मुझे अपने मेरे पुराने घर एड्रेस पे, जहाँ पे अब मैं नहीं रहता, वहाँ पे मैं मौजूद था, तो उन्होंने जो है एक ई चालान मुझे रिसीव होता है जिसमें मुझे पता चलता है कि मैंने वायलेशन की है ट्रैफिक की, और मुझे एक सर्टन अमाउंट जो है, तकरीबन ये 10,000 का चालान था जिसके ऊपर डिस्काउंट मिलके मुझे 5,000 जो है वो ई चालान के मद में जमा कराने। ये गाड़ी मैं 2012 में बेच चुका हूँ। मुझे परेशानी हुई, इसके लिए मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिस गया। उन्होंने मुझे बताया कि जी आपको एफिडेविट जमा कराना होगा, अखबार की एक कटिंग लगानी होगी, इलाके के थाने से एक आपने रोजनामचा या एफआईआर या कुछ इस तरह की चीज़ लेके आनी होगी, जिसके बारे में वो खुद मुझे नहीं बता पाए कि एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए उन्हें। और वो मैं लेके इनके पास दोबारा आऊँ ताकि वो फ़ाइल मेरी उस अगेंस्ट में उस गाड़ी की फ़ाइल ब्लॉक कर देंगे। तो मेरा अगला सवाल उनसे ये था, क्या इसके बाद मुझे अब ई चालान आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो साहब तो चला ही रहे हैं गाड़ी, जिनका अब मुझसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा और ना मेरे पास उनका कोई नंबर है कि मैं उन्हें ट्रेस कर पाऊँ। मेरे पास सिर्फ उनका शनाख्ती कार्ड है, उनका दिया शनाख्ती कार्ड का नंबर है, और उनका जो उन्होंने साइन किया था डॉक्यूमेंट डिलीवरी का, वो है मेरे पास। तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। तो ये सोच के मैं आज ही के दिन फिर मैं सीपीएलसी के ऑफिस पहुंचा और वहाँ पे उनसे बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, हम ये आपकी रिसीविंग ले लेंगे, लेकिन इसका ताल्लुक ई चालान से हरगिज़ नहीं है। ये आपके एफबीआर के रिकॉर्ड में, जो कि आप टैक्स रिटर्न डालते हैं, वहाँ पे ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद एफबीआर आपसे इस हवाले से सवाल नहीं करेगा कि इस गाड़ी का क्या हुआ, तो वो लाइबिलिटी हम ख़त्म कर देंगे। और जब मैंने उनसे रीइटरेट किया कि जी क्या ये आप जब मुझे ये रिसीविंग दे रहे हैं इससे मेरा ई चालान का मामला ख़त्म हो जाएगा, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, इस हवाले से हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, मैं इस बारे में कोई लबकुशाई नहीं करूँगा। इसका मकसद ये हुआ कि मैं अभी तक लिम्बो में खड़ा हूँ। मैं ये डॉक्यूमेंटेशन जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ने मांगी है और जो सीपीएलसी ने कही है वो कम पूरी कर भी दूँ, तब भी मेरा ई चालान की जो तलवार मेरे सर पे लटक रही है वो मौजूद रहेगी। और मैं उस हवाले से बिल्कुल, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं क्या करूं। ई चालान एक अच्छी सहूलत है, ठीक है, ई चालान की वजह से लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा होगी, समझ आती है। सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से अगर कोई वो ले रही है, एक अलग डिबेट है कि जी उस चालान की फ़ीस क्या है या नहीं। मैं सिर्फ ये करूँगा, ठीक है, कानून का ज़ोर या कानून की जो बालादस्ती है शायद वो एक इसी अथॉरिटी के ज़रिए कायम होगी, लेकिन जो मुझ जैसे हजरात हैं जिनसे एक ये गलती हो गई, इसका मूव फॉरवर्ड क्या है, इसके ऊपर हमें करना क्या है। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट देने हैं, हमने कोई चीज़ जमा करानी है, तो उसका जो भी तरीक़ाकार है हमें बताया जाए, ताकि हम वो कंप्लीट करा के ये जो ज़हनी उलझन और कोफ्त है, इससे निजात पा सकें। मेरा शनाख्ती कार्ड पे मेरा घर का एड्रेस चेंज हो चुका है। पहले मैं किसी और जगह का रिहायशी था, आज मैं किसी और जगह रहता हूँ, और वो मेरे शनाख्ती कार्ड पे अपडेटेड है, मेरा परमानेंट एड्रेस भी और मेरा टेम्परेरी एड्रेस भी। ये मतलब एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है तो मेरे शनाख्ती कार्ड की डिटेल तो उनके पास है, तो एटलीस्ट करंट इन्फॉर्मेशन तो निकालें, ताकि अगर मेरे पास चालान अगर मैं ना पहुंचता, मैं तो इसी बात पे हैरान हूँ, अगर मैं ना पहुंचता तो ये चालान तो मुझे मिलता ही नहीं और मुझे पता ही नहीं चलता और मैं डिफ़ॉल्टर हो जाता। अच्छा तो सर ये चालान आपको कहाँ से मौसूल हुआ और मतलब चालान कहाँ हुआ उस गाड़ी का। चालान हुआ है जी गुलशन ब्रिज पे, जो मेरा पुराना रिहायशी एड्रेस था मलिर का, वहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस है,
उनके साहब आए थे, उन्होंने मुझे ये हैंड डिलीवर किया, जो इत्तफाकन मैं उस वक्त अपने पुराने घर पे मौजूद था। अगर मैं ना होता तो शायद वो नॉक करके चले जाते, क्योंकि अब वो हमारे पेरेंट्स का घर अब बंद है। कोई ऐसा वे फॉरवर्ड निकाला जाए कि जो मुझ जैसे लोग हैं जिनको, और मेरे ख्याल में कराची में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी गाड़ी बेची और अपनी, मतलब कुछ भी कह लें, जिसकी वजह से वो, उन्होंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया कि वो गाड़ी ट्रांसफ़र हुई या नहीं हुई। अगर वो इस तरह के सिनेरियो में है तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस हवाले से भी गौर करे और कोई एक लाएअमल बनाए या कोई ऐसी चीज़ दे जिससे जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, जो इस वक्त उसके मालिक हैं, उनका नाम पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए, या जो सेलर है वो आके अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन, जो भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उसके पास है, वो उनको दे। एक और जो उलझन है वो ये भी है कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया, मेरे पास 2 गाड़ियाँ रही हैं, जो एक 2012 में बेची है और एक जो है मैंने 2017 में बेची। अब वो दोनों गाड़ियाँ आज जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो वो मेरे नाम पे ही दिखाई दे रही हैं। मतलब उन लोगों ने आज तक वो गाड़ी अपने नाम पे करवाई ही नहीं, और अब जबकि ये पहला चालान मुझे मिल चुका है और जो गाड़ी अभी मैं चला रहा हूँ, अगर वो मैंने किसी वजह से गलती की तो मैं लायबल ठहरूंगा फुल चालान को पे करने का, जो कि मेरी गलती भी नहीं होगी। मेरी पहली गलती तो उसूली तौर पे माफ़ होनी चाहिए थी। ये किस तरह से मामला सही होंगे ये तो सरकार ही बता सकती है कि इसको कैसे उन्होंने देखना है, लेकिन ये एक जेन्युइन मसला है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है।